I'm Gopi Kumar Srivastava and this is class 10 and chapter number 6 of geography. In this video we are discussing the manufacturing industry, chapter number 6. So let's understand this chapter. I read this book line by line. On the occasion of Diwali, Harish went to a market with his parent. दिवाली का ओकेजन था और हरीश जो है अपने पेरेंट के साथ मार्केट चला जाता है. दे परचेज अ शूज एंड द क्लोथ फॉर हिम. वो लोग अपने लिए जूते और कपड़ा खरीदता है. हिज मदर परचेज यूटेंसिल, शुगर, टी, दियाज. हरीश ऑब्जर्व दैट द शॉप इन द मार्केट वेयर फ्लोडेड विद द आइटम ऑफ फॉर सेल. हरीश को मार्केट में ऐसा दिखता है और उसकी जो माँ है, यहाँ पे लिखा हुआ है कि वो यूटेंसिल बर्तन खरीदती है और चीनी खरीदती है, दिया खरीदती है जिसको स्टैंड लैम्प बोलते हैं. पुराना तरह का एक लैम्प हो गया, ठीक है, दिया जो हम लोग जलाते हैं दीपावली में, ठीक है. और हरीश को ऐसा ऑब्जर्व हुआ कि जो मार्केट है वो फ्लोडेड है, मतलब वो बहुत ही भीड़ भाड़ से भरा हुआ है और बहुत सारा आइटम वहाँ सेल हो रहा है. He wondered how so many items could be made in such large quantity. तो वो एक बहुत ही हैरान हो गया कि इतनी ज़्यादा जो क्वांटिटी है वो सेल्स के लिए कैसे अवेलेबल हो सकता है. तो his father explained that shoes, clothes and the sugar etc. are manufactured by machine in the large industry and some utensils are manufactured in small industry. While the item like diyas are made by the individual artisan in the household industry. तो यहाँ पे ये कहा गया है, उनके पिता ने हरीश को बताया कि जो बहुत सारी जो चीज़ें हैं जैसे क्लोथ हो गया, शुगर हो गया या शूज हो गया, वो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में मैन्युफैक्चर होते हैं मशीन के द्वारा. लार्ज इंडस्ट्री में, बड़े बड़े इंडस्ट्रियों में इनको बनाया जाता है, चाहे वो शूज हो, क्लोथ हो. और यूटेंसिल के लिए, बर्तनों के लिए ये छोटे मोटे इंडस्ट्री का इस्तेमाल करते हैं. और दिया जो है वो इंडिविजुअली आर्टिसन जो होते हैं घर में ही बना लेते हैं एक छोटा मोटा इंडस्ट्री में. तो इस प्रकार से बहुत सारा जो सामान है वो प्रिपेयर होता है. डू यू हैव सम आइडिया अबाउट दिस इंडस्ट्री. क्या आपको इस इंडस्ट्री के बारे में किसी प्रकार का भी आइडिया है, यहाँ पे ये पूछा जा रहा है. The production of the goods in the large quantity after the processing from the raw material to the more valuable product is called manufacturing. मैन्युफैक्चरिंग का बेसिकली मीनिंग ये होता है कि किसी भी रॉ मटेरियल को कन्वर्ट करना इनटू द फिनिश प्रोडक्ट, मतलब वैल्यूएबल प्रोडक्ट, दैट इज नोन एज फिनिश प्रोडक्ट. मतलब किसी भी रॉ मटेरियल को, मतलब लकड़ी से अगर मैं चेयर बना रहा हूँ, मेरा एक फर्नीचर मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री है जहाँ पे मैं फर्नीचर को बनाता हूँ, तो मैं सबसे पहले लकड़ी को लाऊंगा, फिर उस पर काम प्रोसेसिंग होगा और वो बनकर फिर जब तैयार होगा तो वो फिनिश गुड्स हो जाता है. वो वैल्यूएबल प्रोडक्ट हो गया, मतलब जिसका वैल्यू होता है, ठीक है. सो इंडस्ट्री का जो बेसिकली मीनिंग होता है यहाँ पे, वो मतलब क्या होता है, बस सिंपल से बात, इंडस्ट्री इज दैट प्लेस वेयर द रॉ मटेरियल आर कन्वर्टेड इनटू द फिनिश गुड्स. जहाँ पे रॉ मटेरियल को फिनिश गुड्स में बनाया जाता है, दैट प्लेस इज नोन एज इंडस्ट्री. एंड दिस इंडस्ट्री इज आल्सो नोन एज मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री. मैन्युफैक्चरिंग मतलब कोई चीज़ को बनाना. आयरन, जैसे यहाँ लिखा हुआ है, यू नो दैट द पेपर, डू यू नो दैट द पेपर इज मैन्युफैक्चर फ्रॉम द वुड. आपको क्या पता है कि पेपर जो है वुड से बनाया जाता है. और शुगर जो है शुगर केन से, और आयरन एंड स्टील जो है आयरन ओर से, एंड एल्युमिनियम फ्रॉम द बॉक्साइट से. मतलब यहाँ साफ लिख दिया है. क्या आपको ये पता है कि जो आयरन, जो पेपर है वो लकड़ियों से बनता है, जो चीनी है वो शुगर केन से बनता है, जो आयरन स्टील है वो आयरन ओर से बनता है, मतलब आयरन के खनिज से बनता है, और जो एल्युमिनियम है जो वो बॉक्साइट से बनता है. तो ये आपको पूछ रहा है कि ये बातें आपको पता है नहीं है. मतलब दिस इज टाइप्स ऑफ क्वेश्चन आल्सो. Do you also know that some types of cloth are manufactured from yarn, which itself is an industrial product? क्या आपको ये पता है कि बहुत सारे जो क्लोथ है वो यार्न से बनता है, ठीक है. तो यहाँ पे भी आपसे बहुत सारा सवाल किया जा सकता है. So the people employed in the secondary activity manufacturing the primary material into the finished goods. The worker employed in the steel factory, car, breweries, a textile industry, bakeries fall into this category. Some people are employed in the providing services
In this chapter we are mainly concerned with the manufacturing industry which fall in the secondary sector. मतलब यहाँ बोला गया है कुछ लोग जो है एम्प्लॉयड है सेकेंडरी सेक्टर में मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं, वो फिनिश गुड बनाते हैं, और बहुत सारा वर्कर भी जो है फैक्ट्री में काम करते हैं, कार मैन्युफैक्चरिंग में काम करते हैं, टेक्सटाइल इंडस्ट्री में काम करते हैं, बेकरी में काम करते हैं। तो बहुत सारे लोग जो है अलग अलग जगहों में काम करते हैं। मेनली जो इंडस्ट्री में लोग काम करते हैं वो इंडस्ट्री में जो लोग काम करते हैं उसको वर्कर कहते हैं, ठीक है। सो इंडस्ट्री इज ऑल्सो अंडर द फॉल द सेकेंडरी सेक्टर, मतलब सेकेंडरी सेक्टर के अंतर्गत हमारा इंडस्ट्री सेक्टर आता है। हम लोग जानते हैं हमारे पास 3 तरह सेक्टर होता है, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी, जिसमें आपका जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है वो सेकेंडरी सेक्टर के अंतर्गत आएगा। द इकोनॉमिक स्ट्रेंथ ऑफ द कंट्री इज मेजर बाय द डेवलपमेंट ऑफ द मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री। जो इकोनॉमिक का जो शक्ति होता है किसी भी देश का अर्थव्यवस्था उसके मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री पे डिपेंड करता है, क्योंकि चाइना को अगर देखा जाए तो उस देश में सबसे ज़्यादा इंडस्ट्री है, इसलिए वो सबसे ज़्यादा डेवलपमेंट की ओर भागा है या चला है और आगे बढ़ा है। तो हर देश का ये बैकबोन हो गया इंडस्ट्री, बिना इंडस्ट्री का देश को आगे भी रन नहीं किया जा सकता है, उसका इकोनॉमिक को भी बढ़ाया नहीं जा सकता है। So the next topic is about the importance of manufacturing. The manufacturing sector is considered the backbone of the industrial development of the gender and the economical development in the particular, mainly because मतलब यहाँ साफ कह दिया गया है इंडस्ट्रियल जो सेक्टर होता है वो बैकबोन होता है किसी भी डेवलपमेंट के लिए। मतलब किसी भी देश का जो अगर इकोनॉमिक डेवलपमेंट करना चाहते हैं या ग्रोथ करना चाहते हैं तो आपको मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को इम्प्रूव करना पड़ेगा। तो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री नॉट ओनली हेल्प इन द मॉडर्नाइजिंग द एग्रीकल्चर विच फॉर्म द बैकबोन ऑफ आवर कंट्री और आवर इकोनॉमी, मतलब मैन्युफैक्चरिंग जो है वो सिर्फ और सिर्फ आपका एग्रीकल्चर को मॉडर्नाइज नहीं करता, वो अर्थव्यवस्था का बैकबोन भी है। दे आल्सो रिड्यूस द हैवी डिपेंडेंस of people on the agriculture income by providing them job to the secondary sector and the tertiary sector। यहाँ पे ये भी कहा गया है कि लोग जो है सिर्फ और सिर्फ जॉब के लिए एग्रीकल्चर सेक्टर पे ही डिपेंड नहीं रहेंगे, उनको ये अपॉर्चुनिटी मिलता है कि वो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में भी, मतलब सेकेंडरी सेक्टर में भी और टर्सरी सेक्टर में भी, टर्सरी सेक्टर इज आल्सो नोन एज सर्विस सेक्टर, उसमें भी काम कर सकते हैं। मतलब 3 तरह का सेक्टर है, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी, जिसमें आपका सेकेंडरी जो है वो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है। मैन्युफैक्चरिंग का काम क्या है, पहले जब हमारा देश आज़ाद हुआ था तो जो हमारा अधिकतर जो आबादी है देश की जितनी भी आबादी थी वो ज़्यादा एग्रीकल्चर सेक्टर पर निर्भर था, मतलब प्राइमरी सेक्टर पर निर्भर था। जबकि बाद में मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के आने की वजह से हमारा जो कुछ लोग था या जो पॉपुलेशन था वो कुछ शिफ्ट हो गया मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की ओर, ठीक है। और टर्सरी सेक्टर मतलब सर्विस सेक्टर होता है, मतलब आप टेलीकम्युनिकेशन, आईटी से, टेक्नोलॉजी से रिलेटेड जितनी भी कंपनियां हैं वो सर्विस सेक्टर में आ जाता है। बैंकिंग, इंश्योरेंस, ये सभी सर्विस सेक्टर के अंदर आता है। तीनों सेक्टर का इंपॉर्टेंट होता है। इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट इज प्री कंडीशन फॉर द इरिडिक्शन ऑफ द अनएम्प्लॉयमेंट एंड द पॉवर्टी फ्रॉम आवर कंट्री। मतलब यहाँ पे ये बताया जा रहा है इंडस्ट्रियल अगर डेवलपमेंट करते हैं तो ये आपका जो कंडीशन है या इरिगेशन है अनएम्प्लॉयमेंट का उसको ख़त्म करता है, धीरे धीरे समाप्त करता है, गरीबी को हटाता है, नौकरी को देके, जॉब को देके। दिस इज वाज द मेन फिलॉसफी बिहाइंड द पब्लिक सेक्टर इंडस्ट्री एंड द जॉइंट सेक्टर वेंचर इंडिया। तो यहाँ पे दो इंडस्ट्री के बारे में बताया गया, जिसमें पहला है पब्लिक सेक्टर इंडस्ट्री, इट इज आल्सो नोन एज गवर्नमेंट कंपनीज एंड द जॉइंट वेंचर सेक्टर वेंचर। इसका मतलब होता है जब प्राइवेट सेक्टर या गवर्नमेंट सेक्टर दोनों मिलकर कोई इंडस्ट्री स्टार्ट करे तो उसको बोलते हैं जॉइंट सेक्टर वेंचर। तो मतलब बहुत सारी ऐसी कंपनियां लाया गया जहाँ पे लोगों को काम दिया जाए। मतलब फिलॉसफी ये है, मतलब इसके पीछे जो नॉलेज है वो यही है कि लोगों को अगर इंडस्ट्री लाया जाएगा तो लोगों को रोजगार मिलेगा। इट वॉज आल्सो एम एट द ब्रिंगिंग डाउन द रीजनल डिस्पैरिटी बाय द एस्टेब्लिशिंग इंडस्ट्री इन द ट्रिबल एंड द बैकवर्ड एरिया। ये भी ध्यान दिया गया कि जो डिस्पैरिटी है, जो भिन्नता है इंडस्ट्री ट्रिबल को लेकर, जो मतलब कि जो बैकवर्ड एरिया में रहते हैं जो आदिवासी, उनको काम दिया जाए ताकि वो भी आगे बढ़े। एक्सपोर्ट ऑफ द मैन्युफैक्चरिंग गुड्स एक्सपेंड ट्रेड एंड कॉमर्स। यहाँ पे साफ कह दिया गया अगर किसी तरह का मैन्युफैक्चरिंग गुड करते हैं पर सरप्लस में करते हैं, सरप्लस मतलब होता है जब बहुत ज़्यादा पैमाने में आप गुड्स एंड सर्विस का प्रोडक्शन कर देते हैं तो आप उसको एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं, बाहर के देशों में बेच भी सकते हैं। दैट इज नोन एज ट्रेड इन द कॉमर्स एंड इट इज आल्सो नोन एज फॉरेन एक्सचेंज एंड फॉरेन एक्सचेंज रेट एंड इट इज आल्सो नोन एज इंटरनेशनल ट्रेड। मतलब आप इसको इंटरनेशनल ट्रेड भी कह सकते हैं। इससे क्या होगा, हमारे देश में फॉरेन एक्सचेंज आता है। मतलब फॉरेन एक्सचेंज इज एक्सचेंज इन विच वी गेट द मनी और करेंसी ऑफ अदर कंट्री। मतलब अगर दूसरे देशों का जो पैसा है हमारे देश में जब आ जाता है तो वो हम लोग उसे फॉरेन एक्सचेंज कहते हैं। फॉरेन एक्सचेंज मतलब डॉलर हो गया, यूरो हो गया, पाउंड हो गया, दिनार हो गया, बहुत सारी जो
देशों के जो रुपीस है, जो करेंसी है, उसको हम लोग फॉरेन एक्सचेंज कहते हैं। कंट्री डेट आर ट्रांसफॉर्म देयर रॉ मटेरियल इनटू द वाइल्ड वेराइटी ऑफ द furnish of the goods of higher value are prosperous का मतलब यहाँ पे ये हुआ, जो कंट्रियाँ अपने देश को ट्रांसफॉर्म किया रॉ मटेरियल इनटू द वाइल्ड वेराइटी ऑफ फर्निश गुड्स है, मतलब कि जैसे जो भी कंट्री है, जैसे चाइना को रख लीजिए या और कोई जापान को रख लीजिए, या बहुत सारे जितने भी देश हैं जो अपने देश को मैन्युफैक्चरिंग करके रॉ मटेरियल से फिनिश गुड्स बनाकर दूसरे देशों में जो देशों ने बेचा है, वो देश आज बहुत तरक्की कर रहा है, बहुत आगे हैं। India prosperity lies in the increasing and diversifying its manufacturing industry as quickly as possible। तो इंडिया की जो प्रॉस्पेरिटी है, इंडिया की जो संपत्ति है या जो रेपुटेशन है या गुडविल जो है, वो तभी बढ़ेगा जब हमारा देश डिवर्सिफाई करता है मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को। मतलब मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को बहुत भागों में बांटता है, अलग अलग तरह का मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर आता है, अलग अलग तरह का वैरायटी ऑफ इंडस्ट्री आता है, तब आपका देश आगे तरक्की कर सकता है। ठीक है, इससे आपको क्विकली डेवलपमेंट मिलेगा आपका देश में। अगला लिखा है एग्रीकल्चर एंड द इंडस्ट्रियल आर नॉट एक्सक्लूसिव ऑफ ईच अदर। जो एग्रीकल्चर है वो जो एग्रीकल्चर सेक्टर है या इंडस्ट्री सेक्टर है, वो नॉट एक्सक्लूसिव, वो ऐसा नहीं है कि वो दोनों एक दूसरे के बिना रह सकता है, वो दोनों एक दूसरे पे डिपेंडेबल है, क्योंकि जब तक रॉ मटेरियल नहीं होगा, जो इंडस्ट्रियल सेक्टर में रॉ मटेरियल को बहुत ज़्यादा जरूरत है, और ये रॉ मटेरियल सिर्फ और सिर्फ एग्रीकल्चर सेक्टर से ही मिलता है। दे मूव हैंड in hand। For instance, the agro industry in India have been a major boost to the agriculture by the raising its productivity। एग्रो इंडस्ट्री की अगर हम बात करें तो वो सबसे ज़्यादा एग्रीकल्चर सेक्टर को बढ़ाने में काम दिया है। दे डिपेंड ऑन द लेटर फॉर द रॉ मटेरियल एंड सेल द प्रोडक्ट सच एज एरिगेशन पंप, फर्टिलाइजर, इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड, प्लास्टिक और VPC पाइप्स, मशीन एंड द टूल्स टू द फार्मर। यहाँ एग्रो इंडस्ट्री का मतलब वो इंडस्ट्री होता है जो एग्रीकल्चर सेक्टर से रिलेटेड जो सामान बनाता है, जैसे कि यहाँ कहा गया है एरिगेशन पंप हो गया या फर्टिलाइजर हो गया या इंसेक्टिसाइड हो गया, ये चीज़ें जो भी बनाती है इंडस्ट्री, उसे हम लोग एग्रो इंडस्ट्री इन इंडिया कहलाता है ना। ये आपको फार्मर को बहुत सपोर्ट करता है, बहुत हेल्प करता है, क्योंकि ये चीज़ें नहीं रहेगा तो फसल कैसे उगेगा या क्रॉप कैसे प्रोडक्शन होगा। तो दिस इज आर द वेरी इंपॉर्टेंट गुड्स and services which are provided by the agro industry in India। This development and the competitiveness of the manufacturing industry has not only assisted agriculturists in increasing their production, but they also made the production process very efficient। इससे क्या हुआ, जो किसान थे, जो एग्रीकल्चरिस्ट थे, उनका जो प्रोडक्शन था वो बढ़ाने में उनको बहुत मदद मिला, उनका प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा बढ़ गया, और साथ ही साथ उनका प्रोडक्टिविटी भी बढ़ गया। देखा जाए तो किसानों का जो फसल था वो धीरे धीरे बढ़ने लगा, क्योंकि उनके पास रॉ मटेरियल आने लगा, उनके पास औजार आने लगा, उनके पास टूल आने लगा, उनके पास टेक्निक आने लगा। तो इन चीज़ों का उपयोग करके जितना ज़्यादा एग्रीकल्चर सेक्टर में टेक्नोलॉजी सब आता है, उससे ज़्यादा अच्छे से जो प्रोडक्शन है और बढ़ता है। ठीक है, सो लेट कंप्लीट दिस आंसर। In the present day, the world of globalization, our industry need to be a more efficient and competitive. Self-sufficiency alone is not enough. Our manufacturing goods must be at a par in the quality with those in the international market. Only then will we able to compete in the international market। यहाँ पे ये कहा गया है कि जो ग्लोबलाइजेशन है, ग्लोबलाइजेशन में तो क्या होता है, जब आपका देश दूसरे देशों के साथ व्यापार करता है, जब गुड एंड सर्विस का एक्सपोर्ट और इंपोर्ट करता है, एंड दैट प्रोसेस इज दैट सिचुएशन इन नॉन एज ग्लोबलाइजेशन। मतलब आप दूसरे देशों से गुड्स खरीद रहे हैं, दूसरा देश आपको बेच रहा है, खरीद बेच कर रहा है, एक्सपोर्ट इंपोर्ट कर रहा है, पर यहाँ पे क्वालिटी पे भी ध्यान दिया जाता है कि आपका क्वालिटी क्या है दूसरे देशों के खिलाफ, मतलब इन कंपटीशन से मुकाबले में। जैसे कि मान लीजिए आपके देश में कोई मोबाइल बन रहा है, बाहर के देशों में कोई मोबाइल बन रहा है, तो आप कंपीट कैसे कर पाएंगे, आप अच्छी क्वालिटी कैसे बना पाएंगे। अगर आप अच्छी क्वालिटी नहीं बनाते हैं तो आप दूसरे देशों में गुड्स को बेच भी नहीं पाते हैं। तो अगर आपको compete करना है तो आपको क्वालिटी को अच्छा रखना पड़ेगा, प्राइस को लो रखना पड़ेगा, तभी आप उसको compete कर पाएंगे। तो यहाँ पे यही कहा गया है कि ग्लोबलाइजेशन में आने के लिए आपको वो चीज़ें बनाना पड़ेगा जो आप ज़्यादा अच्छे से बना सकते हैं, जिसमें ज़्यादा अच्छी क्वालिटी दे सकते हैं, प्राइस को कम कर सकते हैं। तो ये दो बातें ध्यान देना है। ठीक है, इन द नेक्स्ट टॉपिक, this next topic will be discussed in the next video. So this video is completed.
So we have a question related to this video. What are the basic industry and give an example. बेसिक इंडस्ट्री क्या होता है, इसके एग्जाम्पल जो है आपको लिखना है कि बेसिक इंडस्ट्री क्या है, उसका कुछ एग्जाम्पल बताना है, ठीक है. सो मस्ट राइट दिस क्वेश्चन and question answer, and thank you. This video is completed. Thank you.